नमस्कार। आज तारीख है 15 अप्रैल 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, और आज हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो काफी इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। तो एक यूपीएससी लेक्चरर की तरह आज के सभी 5 विषयों का मैं एक ब्रीफ परिचय दे देती हूँ ताकि एक फ्रेमवर्क बन जाए। हाँ, ओवरव्यू से समझने में आसानी होती है। तो पहला विषय है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से हम कॉन्स्टिट्यूशन का 31st अमेंडमेंट बिल और डिलिमिटेशन देखेंगे जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पर्दे के पीछे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बदल सकता है। सही कहा। दूसरा मुद्दा हम हेल्थ एंड सोसाइटी का लेंगे। एग्जैक्टली जहां भारत में बढ़ता मोटापा और एंटी ओबेसिटी दवाओं का जैसे सेमेग्लुटाइड का एक नया कमर्शियल मार्केट बन रहा है। तीसरा मुद्दा लेबर एंड क्लाइमेट का है। यहाँ एक्सट्रीम हीट वेव्स और इनफॉर्मल वर्कर्स के साथ जो थर्मल इनजस्टिस हो रहा है उस पर चर्चा होगी। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है आजकल। बिल्कुल है। और चौथा टॉपिक एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी का है। फूड वेस्ट का संकट, जहां भारत हर साल करीब 1.55 लाख करोड़ रुपए का खाना बर्बाद करता है। और आखिरी विषय लॉ एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें वो तमिल फिल्म वाली कंट्रोवर्सी है ना। हाँ, तमिल फिल्म जना नायगन का लीक होना और पायरेसी के खिलाफ सिनेमाटोग्राफ एक्ट के नए कड़े कानून। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो शुरुआत पॉलिटी से करते हैं। 16 अप्रैल को पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया गया है। सबको लग रहा है कि पर्दे पर बात वुमेन्स एम्पावरमेंट की यानी 106th अमेंडमेंट की हो रही है, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात है। बिल्कुल, लेकिन इसको एक बड़े डीलिमिटेशन बिल के साथ जोड़ा जा रहा है। सरकार इसे 131st अमेंडमेंट बिल के रूप में ला रही है। अब देखिए, जो सेंसस 2021 में होना था वो तो डिले होके 2026-27 तक चला गया है। हाँ, और इसीलिए तो लोगों को लग रहा था कि डिलिमिटेशन आराम से 2031 के बाद होगा। लेकिन अब खबर है कि सरकार 2011 के सेंसस के आधार पर ही डिलिमिटेशन करना चाहती है ना? सही पकड़ा। और इस नए बिल के हिसाब से लोकसभा की सीटें 550 से बढ़ाकर सीधे 850 की जा रही हैं। वेट, 850? मतलब 815 स्टेट से और बची हुई 35 यूनियन टेरिटरीज से होंगी? हाँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच वो 1976 का जो फ्रीज था वो है। 1976 में उन राज्यों को बचाने के लिए जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छे से किया था, सीटों पर एक रोक लगा दी गई थी, पर अब उसे हटाया जा रहा है। ओह, तो इसका परिणाम तो बहुत ड्रास्टिकली अलग होगा। हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स की सीटें तो करीब 77% बढ़ जाएंगी, यानी 207 से सीधे 366। और वहीं साउदर्न स्टेट्स की सिर्फ 33% बढ़ेंगी। ये तो एक एनालॉजी की तरह हो गया ना, जैसे क्लास में जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा मेहनत करके डिसिप्लिन लाया, अपनी हेल्थ और एजुकेशन इंप्रूव की, आखिर में उसी के मार्क्स काट दिए गए। ये विरोधाभास बहुत लोगों को खटक रहा है। मेरी तरफ से एक छोटा सा पुशबैक है यहाँ। क्या विमेन्स रिजर्वेशन बिना डिलिमिटेशन के लागू नहीं हो सकता था? मतलब विपक्ष तो यही कह रहा है कि इसे आराम से रोटेशन बेसिस पे लागू कर दो, उसमें क्या बुराई है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो संविधान के आर्टिकल 81(2)(a) में छुपी हुई है। ये आर्टिकल बेसिकली पॉपुलेशन प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता है। मतलब हर वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। एग्जैक्टली। सरकार का तर्क है कि अगर नॉर्थ के एक एमपी के पीछे 25 लाख लोग हैं और साउथ के एमपी के पीछे सिर्फ 15 लाख, तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से ये गलत है। पर विपक्ष की ओर और स्पेशली सदर्न स्टेट्स की चिंता भी एकदम जायज है। हाँ, उनका तो पूरा फिस्कल फेडरलिज्म पहले से ही कमजोर पड़ रहा था। वही तो, पहले उन्हें लगा कि हम टैक्स ज्यादा देते हैं पर फंड कम मिलता है, और अब ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी सोशियो इकोनॉमिकली एडवांस स्टेट्स के खिलाफ हो जाएगा। ये सच में क्लासिक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ, दूसरी खड़ी हो जाती है। खैर, इस हेल्थ और एजुकेशन पॉलिसी के नुकसान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि देश में हेल्थ खुद एक मुनाफा कमाने वाला बड़ा मार्केट बन गया है। बिल्कुल। अभी देखिए, एयर इंडिया ने हाई बीएमआई वाले क्रू को डी रोस्टर करने का, यानी फ्लाइट ड्यूटी से हटाने का इशारा दिया है। और ठीक इसी के आसपास एक एंटी ओबेसिटी दवा सेमाग्लुटाइड ऑफ पेटेंट हुई है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। भारत में वैसे भी एक थिन फैट फिनोटाइप होता है। थिन फैट मतलब बाहर से पतले पर अंदर विसरल फैट ज्यादा। हाँ बिल्कुल। भारत में आज करीब 1/4 लोग ओवरवेट है और हर 10वें इंसान को डायबिटीज है। तो जब सेमाग्लुटाइड जैसी दवाएं सस्ती और ऑफ पेटेंट होती है तो मार्केट में इनका एक हिला देने वाला बूम आता है। और इन दवाओं का एक बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट भी तो है, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं, जिसमें करीब 25 से 40% तक लीन मसल मास का नुकसान हो जाता है। सही कहा। और यही वो चिंता का विषय है जिसे कोई डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहा। सोचिए, पहले इंडस्ट्री ऐसी चीजें बनाती है जिससे लोग बीमार हों, जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जिनकी इंडस्ट्री हर साल 13% की दर से बढ़ रही है। फिर दवा बेचती है और अब उस दवा से जो मसल लॉस होता है उसके लिए एक और नई दवा पाइपलाइन में है। ये तो एक एंडलेस लूप बन गया है। अगर हम इस मुद्दे को बड़े संदर्भ में देखें तो इसे मेडिकल गाइडलाइंस का कैस्केडिंग लॉजिक कहते हैं। असली बीमारी रूट में छूट जाती है। रूट में मतलब हमारा लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन। बिल्कुल। और इसमें सरोगेट एडवर्टाइजिंग काफी तेजी से बढ़ रही है। दवा कंपनियां सीधे दवा नहीं बेचती, वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ओबेसिटी अवेयरनेस फैलाती हैं। इस चक्कर में न्यूट्रिशन और वार्निंग लेबल्स की बात डिले हो जाती है। वही ना,
दवा खो तो एक विकल्प या सब्स्टिट्यूट नहीं, बल्कि सिर्फ एक सहायक यानी एडजंक्ट बनकर रहना चाहिए, पर पूरा उल्टा हो रहा है। और हेल्थ पॉलिसीज का सबसे बुरा असर उन पर पड़ता है जो इस मार्केट इकोनॉमी में सबसे नीचे हैं, जो गर्मी में काम करते हैं। हाँ, ये हमारा तीसरा विषय है, एक्सट्रीम हीट वेव्स और थर्मल इनजस्टिस। लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट का असर सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं, बल्कि हमारे इनफॉर्मल कामगारों के लिए तो ये जीवन मृत्यु का सवाल बन गया है। आज देश के 57% डिस्ट्रिक्ट्स एक्सट्रीम हीट प्रोन हो चुके हैं। और हमारे पास करीब 400 से 490 मिलियन यानी 40 से 49 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डिलीवरी पार्टनर्स, जिनके पास कूलिंग ऑटोनॉमी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर पसीना आ रहा है या चक्कर आ रहा है तो वो एसी में नहीं जा सकते। इस मुद्दे को अब क्लाइमेट कास्ट नेक्सस कहा जाने लगा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इन गिग वर्कर्स पर एल्गोरिथमिक दबाव की बात करते हैं, तो क्या टेक कंपनियां एल्गोरिथम सेट करते वक्त बाहर के मौसम को पूरी तरह इग्नोर कर देती हैं? देखिए, एल्गोरिथम्स तो एफिशिएंसी पर डिजाइन होते हैं। मौसम का उनमें कोई खास इनपुट नहीं होता अनलेस डिलीवरी डिलेज हों। पर कानून का क्या? जब इन वर्कर्स के लिए पुराना फैक्ट्रीज एक्ट लागू नहीं होता, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? यही एक बड़ा लीगल लूप होल है। जो नया OSWC कोड आया था 2020 में, उसमें आउटडोर हीट को पूरी तरह अनसुना कर दिया गया है। उसका सेक्शन 23 सरकार पर छोड़ देता है कि नियम बनाए या नहीं, ये डिस्क्रिशनरी है। तो मतलब कोई बाइंडिंग रूल नहीं है? नहीं। और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का सिर्फ 10% ही हीट वेव्स में यूज कर सकती हैं। ओह वाओ, तो इस थर्मल इनजस्टिस का समाधान क्या हो सकता है फिर? देखिए, सबसे बड़ा समाधान है हीट इंडेक्स, यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कॉम्बिनेशन को एक लीगल ट्रिगर बनाना। सुप्रीम कोर्ट की 2024 की रंजीत सिंह रूलिंग के अनुसार राइट टू कूल को एक फंडामेंटल राइट माना गया है। अच्छा, राइट टू कूल, पर प्रैक्टिकली जमीन पे कैसे काम करेगा? इसके लिए सेवा ने एक बड़ा अच्छा पैरामेट्रिक हीट इंश्योरेंस मॉडल बनाया है, जिसमें अगर टेम्परेचर एक लिमिट क्रॉस करता है तो वर्कर के अकाउंट में बिना काम किए उस दिन की दिहाड़ी आ जाती है। वेट, रियली? तो उन्हें प्रूव नहीं करना पड़ता कि वो बीमार हुए, सीधे मौसम देखकर पैसा मिल जाता है? हाँ, लीगली बाइंडिंग डायरेक्टिव्स और ऐसी फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन की सख्त जरूरत है देश में। ये वाकई एक बहुत आशा भरी अप्रोच है। पर इन्हीं गर्मी में फैंस डिलीवरी पार्टनर्स के हवाले से एक दूसरा बहुत बड़ा विरोधाभास दिमाग में आता है, जो हमारा चौथा मुद्दा है। आप फूड वेस्ट की बात कर रही हैं ना, है ना? अर्थ निकलता है। एक और हम गर्मी में पसीना बहाकर खाना डिलीवर करते वर्कर्स की चिंता कर रहे हैं, दूसरी ओर वही खाना कचरे में फेंका जा रहा है। UNEP की 2024 की रिपोर्ट देखें तो दुनिया भर में 1.05 बिलियन टन्स खाना बर्बाद होता है। और दुख की बात यह है कि भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। हम हर साल 78 से 80 मिलियन टन खाना फेंक देते हैं, जिसका सीधा अर्थ है करीब 1.55 लाख करोड़ का नुकसान। ये सिर्फ एक फिजिकल चीज की बर्बादी नहीं है। नहीं, ये सप्लाई चेन और एपैथी दोनों का केस है। जैसे पंजाब में 2019 से 2024 के बीच FCI के स्टोरेज में ही 8,200 टन खाना सड़ गया। हम अपनी टोटल प्रोड्यूस का सिर्फ 8% ही तो प्रोसेस करते हैं ना, जबकि US 65% करता है। सही कहा। और इस बर्बादी का सीधा असर क्लाइमेट पर भी पड़ता है। दुनिया के टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, खासकर मीथेन का 8 से 10% इसी खाने की बर्बादी से आता है। अगर इसको एक एनालॉजी से समझें, 1 किलो चावल उगाने में 5,000 लीटर पानी लगता है। अगर हम किसी किसान को अपना 5,000 लीटर पानी सड़क पर बहाते देखें तो हमें गुस्सा आएगा, है ना? पर जब हम 1 किलो चावल कचरे में डालते हैं तो हम अनजाने में यही कर रहे होते हैं। ये बहुत ही पावरफुल विरोधाभास है। एक तरफ अबंडेंस है, दूसरी तरफ उदासीनता है। और वही दुनिया में 3.1 बिलियन लोग आज भी हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस सिस्टम फेलियर को ठीक कैसे किया जा सकता है? इसके 5 मुख्य समाधान हैं। पहला, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। दूसरा, यूरोपियन देशों की तरह सरप्लस फूड डोनेट करने के कानून बनाना, ताकि सुपरमार्केट्स बचा हुआ खाना फेंके नहीं। एग्जैक्टली। तीसरा, किसानों को हर्मेटिक स्टोरेज बैग्स और मोबाइल कोल्ड यूनिट्स देना। चौथा है, वेस्ट ट्रैकिंग को जरूरी करना बड़े रेस्टोरेंट्स के लिए। और पांचवा सबसे अहम है, हमारी कल्चरल सोच। अन्ना ब्रह्मा की परंपरा को एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में वापस लाना होगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। खाने के यानी एक फिजिकल रिसोर्स की बर्बादी के बाद अब हम अपने आखिरी मुद्दे की तरफ आते हैं, जो डिजिटल रिसोर्स की चोरी से जुड़ा है। डिजिटल पायरेसी और नए कॉपीराइट कानून वाला मुद्दा। हाँ, अभी हाल ही में तमिल फिल्म जनाया नायक थिएटर में आने से पहले ही इंटरनेट पर बिल्कुल हाई क्वालिटी में लीक हो गई। आमतौर पर तो लीक OTT रिलीज के बाद होते हैं ना, जब लोग DRM को ब्रेक कर देते हैं। हाँ, थिएट्रिकल प्रिंट का लीक होना एकदम दुर्लभ है, क्योंकि सिनेमा हॉल्स को हेवीली एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव्स मिलती हैं और स्क्रीन पर इनविजिबल वाटरमार्क्स होते हैं। तो इसका मतलब ये कोई इनसाइडर जॉब थी। पर कानून क्या कहता है इस पे? मेरा थोड़ा पुशबैक है। आज के दौर में जहां टेलीग्राम और टॉरेंट्स पर एक क्लिक से लिंक फॉरवर्ड हो जाता है, वहां क्या सच में ओरिजिनल लीकर को पकड़ना या पूरे इंटरनेट से उस लीक को हटाना प्रैक्टिकली मुमकिन है? यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। टेक्निकली हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। वो कैसे? मैंने जो इनविजिबल वाटरमार्क्स की बात की, वो एक्चुअली फोरेंसिक क्लूज देते हैं।
अगर कोई सिनेमा हॉल में अपने फोन से भी रिकॉर्ड करे तो उस फ्रेम में छुपा हुआ कोड बता देता है कि ये किस हॉल के किस प्रोजेक्टर से रिकॉर्ड हुआ है। ओह, तो ट्रेसिंग वहां से होती है। पर लिंक्स जो इंटरनेट पर फैल गए उनका क्या? उसके लिए एमक्लेक्स जैसी एंटी पायरेसी फर्म्स और हाई कोर्ट्स के डायनामिक इंजंक्शंस काम आते हैं। डायनामिक इंजंक्शंस, ये थोड़ा समझाइए। पहले एक वेबसाइट ब्लॉक होती थी, वो दूसरे एक्सटेंशन के साथ दोबारा आ जाती थी। अब डायनामिक इंजंक्शन में कोर्ट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली नए डोमेन पर भी लागू हो जाता है। केवीएन प्रोडक्शंस इस केस को बहुत एक्टिवली परस्यू कर रही है और जब 1-2 लोगों पर बजट का 5% फाइन लगेगा तो उसकी डिटरेंस का बहुत बड़ा असर होगा। तो वो डर बिठा देगा इंडस्ट्री में। क्या बात है। तो अगर मैं इस पूरी डीप डाइव को समेटूं तो हमने आज देखा कि एक कॉमन धागा है इन सब में। हाँ, सिस्टम अपडेट्स का धागा। बिल्कुल, चाहे वो डिलिमिटेशन के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हों, ओबेसिटी को मेडिकलाइज करने का कॉर्पोरेट लूप हो, हीट वेव्स में वर्कर्स की अनसुनी आवाज हो, फूड सिस्टम की फेलियर्स हो, या फिर डिजिटल एरा में कंटेंट प्रोटेक्ट करने की चुनौती। हर जगह सिस्टम को अपडेट करने और थोड़ा डीपली सोचने की जरूरत है। बिना अपडेट के कानून हमेशा रियल वर्ल्ड से एक कदम पीछे ही रहेगा। सही कहा। अंत में सुनने वालों के लिए एक नया, थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, आज हमारी टेक्नोलॉजी और कानून इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो एक पायरेटेड मूवी के इनविजिबल वाटरमार्क को ट्रैक कर सकते हैं या किसी क्रू मेंबर का बीएमआई एक्यूरेटली मेजर करके उसको फ्लाइट से हटा सकते हैं। हाइपर ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज तो हैं। तो क्या हम इस सेम हाइपर ट्रैकिंग कैपेबिलिटी का इस्तेमाल सप्लाई चेन्स को ठीक करके फूड वेस्ट रोकने के लिए नहीं कर सकते, या फिर एक्सट्रीम हीट में पसीने एक मजदूर के डिलीवरी एल्गोरिदम को पॉज करने के लिए नहीं कर सकते? आखिर प्रायोरिटी सेट करने की ताकत किसके पास है? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। इस आखिरी विचार के साथ इस विस्तृत विश्लेषण को समाप्त करते हैं। ऐसे ही सोचते रहिए।